बच्चों, कैसे हो आप। आज फिर से हम लिविंग वर्ड के सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। और जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था लाइफ का कैरेक्टर क्या होता है, लाइफ के में जो बायोलॉजी क्या होती है, लाइफ के जो मेन कैरेक्टर्स थे उनके बारे में हमने उन पॉइंट्स को देखा था, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने ग्रोथ के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, अब इस वीडियो को सेकंड पार्ट को हम फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको जो भी वीडियोस हम यहाँ से बना रहे हैं वो आपको मिलता रहे। क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? मेडिका मंत्रा। फेसबुक पेज को ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे लाइफ की उसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का हम पहले बेसिक डेफिनेशन क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मीन्स जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करे, नए इंडिविजुअल का या प्रोजेनी का प्रोडक्शन करे, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है। जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा वो उस पेरेंट के सिमिलर या थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ हो सकता है। मीन्स रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दूस पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के जो जिन पेरेंट्स से वो प्रोड्यूस हुआ उनसे थोड़े बहुत सिमिलरिटीज़ उनमें होंगी और थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी होंगे। ठीक है, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे बैक्टीरिया है जो यूनिसेलुलर, और एल्गीज हैं, ठीक है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इनके केस में क्या होगा? इनके नंबर्स इंक्रीज करते हैं क्योंकि एक सिंगल सेल से ही बना है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल से बने हो, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? जो सिंगल सेल से बना हो। तो सिंगल सेल से ही बना ऑर्गेनिज्म या जो लाइफ का फॉर्म है वो क्या करेगा? अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में जो ग्रोथ है एंड रिप्रोडक्शन है वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। मीन्स ये अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है, तो मीन्स ये क्या कर रहा है? ग्रोथ भी कर रहा है और रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग थिंग्स में, ऐसा कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जिनमें रिप्रोडक्शन होता हो, जिनमें रिप्रोडक्शन पाया जाए। और ऐसे अब ये आप सोच रहे होंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कोई नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है। जैसे कि आपने ग्रोथ देखा था, ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी होता है, इसलिए उसको हमने नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी समझा था। वो लिविंग थिंग्स का भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी प्रॉपर्टी है ग्रोथ, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग्स में होने के नाते उसको हमने क्या कहा कि वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ का। बट यहाँ रिप्रोडक्शन के केस में क्या हमने यहाँ पे लिखा है, एक पॉइंट क्या दिख रहा है आपको? रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब दिमाग में ये अब आ रहा होगा कि नहीं, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी लाइफ की। बट अब नेक्स्ट पॉइंट को आप अगर समझ लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते या नहीं करते। मीन्स जैसे आपने म्यूल्स के बारे में सुना हो, देखा होगा, म्यूल्स को देखा होगा। बहुत सारे आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास स्टेराइल ह्यूमन कपल्स भी होंगे। मीन्स जिनके मीन्स ऐसे ह्यूमन कपल्स जिनके बच्चे नहीं हो, वो भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ऐसे वर्कर बीज होती हैं, जो हमारा बी हाइव होता है उसमें भी डिफरेंट टाइप्स की बीज होती हैं, ड्रोन है, क्वीन है, वर्कर्स हैं। तो वर्कर भी आपका स्टेराइल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन भी हमारा क्या है? मीन्स अब देखिए यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कोई नहीं है कि जो रिप्रोडक्शन करे, लेकिन ऐसा लिविंग थिंग्स है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर सकते या नहीं करते, तो इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन एक क्या है? ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो हमारा दो प्रॉपर्टी हो गया, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन। ऐसे जो दो प्रॉपर्टीज जो कैसी हैं? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं लाइफ की। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करेंगे। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है, एक आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक एक करके यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक सा हमें समझना है, लेकिन
बट क्योंकि हम लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, रिप्रोडक्शन समझ रहे हैं, तो थोड़ा टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और आगे नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे रिप्रोडक्शन, जैसे 12th में आपको पूरा डिटेल पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा बातें समझनी है कि रिप्रोडक्शन के दो मेथड कौन कौन से हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स क्या है? रिप्रोडक्शन इन विच गैमेटिक फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस आर नॉट इन्वॉल्व। मीन्स ऐसा रिप्रोडक्शन जिनमें गैमेटिक फ्यूजन ना हो, मीन्स फर्टिलाइजेशन ना हो या और मियोसिस ना हो। अब यहाँ पे ये दोनों, ये कुछ टर्म्स हैं जिसको समझना है, गैमेटिक फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस। मियोसिस से ही गैमीट बनेगा और दो गैमीट के यूनियन को हम क्या बोलेंगे? गैमेटिक फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। जबकि जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जिनमें गैमेटिक फ्यूजन ना हो, मीन्स गैमीट ना बने और गैमेटिक फ्यूजन ना हो। ये कई तरह से हो सकता है, जो हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं उनमें देखने को मिलता है। जैसे असेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू, कुछ एल्गी हैं, फंजाई हैं, जिनमें असेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। जैसे यहाँ इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये फंजाई का क्या है? स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई है। स्पोर में कुछ फंजाई में कुछ तरह इस तरह से डिप्लॉयड स्पोर्स, या जो उनकी बॉडी है बिना मियोसिस के, वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और इन स्पोर से नया फंगस तैयार होता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा मेथड है बाई बडिंग। ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बडिंग क्या है? कोई जो आपका ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके पेरेंट बॉडी से कोई एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करेगा और वो बर्ड धीरे धीरे अपने साइज में इंक्रीज करेगा और एक सर्टेन साइज अटेन करने के बाद वो पेरेंटल बॉडी से डिटैच होकर एक नया इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगता है। ये आपका एग्जांपल है बडिंग किसमें? हाइड्रा में, ठीक है। अब नेक्स्ट और मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो हमारे फिलामेंटस मीन्स फिलामेंट, आप समझ रहे हैं, जैसे एक धागे जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनका बॉडी होता है, जैसे एल्गी का, फंजाई का, प्रोटोनिमा, मॉस प्लांट, ब्रायोफाइट्स के जो प्रोटोनिमा होते हैं, उनमें देखने को मिलता है कि उनके जो फिलामेंटस बॉडी हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फिलामेंटस बॉडी इनटू small fragments and each fragment give rise to new complete body, ठीक है। जैसे एल्गी का है, अगर कोई फिलामेंटस बॉडी, वो क्या होगा? फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और वो फ्रेगमेंट्स नए एल्गी को प्रोड्यूस करता है। ऐसे फंजाई का जो फिलामेंट है वो भी फ्रेगमेंट्स में टूटेगा और नए फंजाई का प्रोडक्शन करता है। दैट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सारी ये जो आपने अभी बेसिक सा समझा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको दिमाग में क्या रखना है कि स्पोर फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है, बडिंग किस में होती है, फ्रेगमेंटेशन कहाँ हमें देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट जो मेथड है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन को ही हम एक नया टर्म बोलते हैं, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? मार्फोलैक्सिस। मीन्स एक्चुअल में हम क्या बोलेंगे? रीजनरेशन दो टाइप का, एक मार्फोलैक्सिस, दूसरा इपीमार्फोसिस। मार्फोलैक्सिस को हम ट्रू रीजनरेशन बोलते हैं। ये क्या होगा? फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ its body and become a new organism, that is एग्जाम्पल क्या है इसका? प्लेनेरिया। मीन्स कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अगर टुकड़ों में ब्रेक हो रहा है, फ्रेगमेंट में टूट रहा है, तो उसके जो लॉस्ट पार्ट है, जो टूटा अलग हुआ, और जो ऑर्गेनिज्म है, दोनों के दोनों नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे प्लेनेरिया, जैसे आगे की इसके हम अभी पिक्चर्स में देखेंगे कैसे प्लेनेरिया में ये फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा टाइप है रीजनरेशन का, एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस में क्या होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे एपीमॉर्फोसिस हमें कहाँ देखने को मिलता है? स्टारफिश में और लिजार्ड में। इनमें क्या होगा? कोई ऑर्गन इनका लॉस्ट कर गया तो क्या होता है, सिर्फ जो हिस्सा लॉस्ट किया वही बन जाएगा और जो अलग हुआ उससे नया ऑर्गेनिज्म नहीं प्रोड्यूस होता, जैसा आगे हम पिक्चर में देख पाएंगे। जैसे प्लेनेरिया का है, ठीक है। प्लेनेरिया में आप देख रहे हैं यहाँ इस डायग्राम से कि ये ब्रेक हुआ दो फ्रेगमेंट में और हर फ्रेगमेंट एक कंप्लीट प्लेनेरिया का फॉर्मेशन
कर लेता है, ठीक है। ऐसे स्टारफिश में इसका एक आर्म ब्रेक हुआ, बट ये जो आर्म ब्रेक हुआ इसका, वो स्टारफिश का फॉर्मेशन नहीं करेगा, बट ये नया आर्म इसका बन जाएगा, ठीक है। अब जो ये तो रहा हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स का बात। दूसरा मेथड है रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जैसा वहां पे देखा गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बट यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ मियोसिस के ही थ्रू गैमीट बनेगा और गैमीट का फ्यूजन भी होगा और जो इससे नई प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। जैसे बेस्ट एग्जांपल आप ह्यूमन बींग्स का ही समझ सकते हैं। यहाँ पे फीमेल बॉडी एंड मेल बॉडी से एक एक गैमीट प्रोड्यूस होंगे और इनका फ्यूजन एंड देन नया यंग प्रोजेनी जनरेट होगा, एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो से नया प्रोजेनी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये तो रही बात हमारे रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट जो आपका सेकेंड प्रॉपर्टी था लाइफ का, वो हो गया रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी आपने देखा था मेटाबॉलिज्म ग्रोथ में भी ये टर्म आया था, बट यहाँ पे आपको समझना है कि मेटाबॉलिज्म है क्या चीज़, ठीक है। मेटाबॉलिज्म हम क्या बोलेंगे, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट इज अकरिंग इन आवर बॉडी, ठीक है। जो भी किसी लिविंग सिस्टम में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनकी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के या लिविंग सिस्टम के अंदर, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये सभी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, शो नहीं करता। इसलिए हम ये बोल सकते हैं, मीन्स ऐसा कोई लिविंग थिंग्स नहीं है जो बिना मेटाबॉलिज्म शो करे अपना लिविंग प्रॉपर्टी मेंटेन कर पाए, और ऐसा कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म हो। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये क्या है, लाइफ का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये आपने इसको ध्यान में रखना है। और सभी प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों चाहे फंजाई माइक्रोब्स, सभी मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, जो हम ग्लाइकोजन लेते हैं, ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये ब्रेक होगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज अगर फैट में कन्वर्ट हो रहा है तो फैट से ये कीटोन बॉडीज में, एंड देन इन ग्लूकोज का डायरेक्ट रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और हमें एनर्जी मिलती है। ऐसे प्रोटीन भी जो हम लेते हैं, प्रोटीन भी हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, एंड देन ये इस प्रोसेस से आके हमारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक होता है और एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपना लाइफ का जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं उसको हम परफॉर्म कर पाते हैं सभी लिविंग सिस्टम में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मींस लाइफ का बेसिक यूनिट की बात करेंगे यहाँ पे। सेल हमारे लाइफ का बेसिक यूनिट है, जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है, ठीक है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है, सेल से। बिना सेल के हम लाइफ का इमेजिनेशन नहीं कर सकते। मीन्स कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसको हम, अगर कोई सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऐसे ही एक से ज़्यादा बहुत सारे सेल से मिलकर बना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है। मींस सारी वो इसेंशियल लाइफ के फंक्शन परफॉर्म कर सकता है एक अकेला सेल, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका बॉडी एक सिंगल सेल से बना है, तो लाइफ की सारी एक्टिविटी, जो लाइफ की प्रॉपर्टी है, वो एक सिंगल सेल शो करेगा। जो लाइफ के लिए इसेंशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो एक सिंगल सेल परफॉर्म करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग थिंग्स। मीन्स ऐसा कोई नहीं, कुछ भी नहीं है जो सेल से छोटा हो और वो क्या कर रहा हो, लाइफ का प्रॉपर्टी एग्जिबिट करे। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल, ठीक है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज
अब मीन्स अब लाइफ का ऐसा कोई लाइफ का फॉर्म है ही नहीं जो लेस देन सेल हो, और ऐसा कोई लिविंग थिंग्स नहीं है जो सेल से बना है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को कि ये भी एक आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कितनी हो गई आपकी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक सिंगल सेल है प्लांट के केस में, प्लांट सेल और एनिमल सेल जब सेल पढ़ेंगे उनमें डिफरेंसेस पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्लांट सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू। ऐसे हम यहाँ नीचे की डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से फिर क्या, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक आपका ये एक प्लांट बनाता है, कंप्लीट प्लांट बनाता है। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया आपका क्या, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी हमने देखा था कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक एबिलिटी, जो सेंस करने की एबिलिटी है अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट को, एंड उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, एंड उन इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस ये एक बहुत टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जब आगे हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो हम समझेंगे कि कैसा कितना कॉम्प्लेक्स है, फिर वो समझ आएगा। बट कॉन्शियसनेस का मतलब आपको समझ आना चाहिए क्या है, कि एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, जो भी स्टिमुलस है हमारे इन्वायरमेंट के उसको सेंस करना और उसके लिए क्या करना, रिस्पॉन्ड करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसके बारे में हम वहाँ पे देखेंगे कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और ये जो स्टिमुलस हो सकते हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो सकते हैं, जो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सेंस करते हैं। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है, और उनकी हेल्प से हम क्या क्या सेंस करते हैं, जैसे ईयर है उससे हम साउंड सेंस करते हैं, नोज़ है स्मेल को सेंस करते हैं, टंग है तो हम टेस्ट को सेंस करते हैं, स्किन है हम टेम्परेचर को सेंस करते हैं। तो ये अपने सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन सेंस ऑर्गन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं। इसी तरह प्लांट भी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं उनको भी सेंस कर पाते हैं, जैसे लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, और कोई अदर ऑर्गेनिज्म है, पोल्यूटेंट्स हैं, सबको हमारे प्लांट भी सेंस करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये भी समझ के रखना है कि प्लांट में के पास भी कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होती है। और सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स टू द कॉन्शियसनेस टू द इन्वायरमेंटल क्यूज, मीन्स सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, मीन्स सबसे सिंपलेस्ट सेल हो, या फिर कॉम्प्लेक्स, सबसे कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म है लाइफ का, सभी के सभी कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं। इसलिए और ऐसा हो, और एक बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी नहीं है जो कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है हमारी लाइफ का प्रॉपर्टी, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसको भी आप ध्यान में रखिए। जैसे इस डायग्राम में देखिए, हम अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, जिसे हम वर्ड बोलते हैं, इससे हम परसेप्शंस, जो भी हमारे स्टिमुलाई हैं, हम उसको क्या करते हैं, हमारे जो उस और हमारी जो लिविंग सिस्टम है, हमारे लिविंग सिस्टम में वो स्टिमुलाई रिसीव करता है, और स्टिमुलाई को रिसीव करके हम उसके लिए, उस स्टिमुलाई के लिए हम एक्शन करते हैं, और वो हमें आगे वर्ड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्शियसनेस का कुछ एक प्रोसेस है। ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म इस तरह से कॉन्शियसनेस को एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं। अब जैसे एग्जांपल है प्लांट्स में, प्लांट्स शो करते हैं फोटोपीरियोडिज्म, मीन्स एक पर्टिकुलर लाइट में ही आप देखते हैं कि पर्टिकुलर प्लांट फ्लावरिंग करता है। इसलिए आपने देखा, अपने चारों तरफ देखा होगा कि सभी तरह के सभी प्लांट्स एक ही टाइम पे फ्लावरिंग नहीं करते, वो अलग अलग सीजन में फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, तो वो फ्लावरिंग डिपेंड करती है कि लाइट के अमाउंट पर, दैट इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म। ऐसे आप एनिमल्स में देखे होंगे, कुछ एनिमल्स होते हैं सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं। स्नीजिंग है, कफिंग है, ये सभी के सभी आपके एग्जाम्पल हैं किसके, कॉन्शियसनेस के। अब ह्यूमन के कंसर्न में थोड़ा हमें समझना है, ह्यूमन व्हेन ह्यूमन इज कंसर्न, अ वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज फाउंड इन अस,
because of our very well developed nervous system and supreme level of skill communication which is called self consciousness. अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें तो ह्यूमन बीइंग के पास एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होने के नाते हमारे पास एक सुप्रीम लेवल का कम्युनिकेशन स्किल कम्युनिकेशन है, ये हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, ये स्किल है हमारे पास, और इसी को हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस है वो आगे अभी हम आप समझ पाएंगे। ह्यूमन इज वेरी फास्ट टू रिस्पॉन्ड टूवर्ड द एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड इवन इट कैन think or predict about the possible changes of surrounding also, so it can prepare itself according to the surrounding situation। ह्यूमन के पास यही सेल्फ कॉन्शियसनेस में डिफरेंसेस हैं। जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है, ऐसी एबिलिटी जो सराउंडिंग के स्टिमुलाई को सेंस करने की। लेकिन ह्यूमन के पास क्या है कि वो अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई को क्या कर सकता है, सोच सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है, और जो पॉसिबल चेंजेस हैं उसके लिए खुद को तैयार कर सकता है जो सराउंडिंग सिचुएशन आने वाली होती है। ठीक है, फर्दर ह्यूमन कैन इवन चेंज इट्स सराउंडिंग सिचुएशन अप टू अ लिमिट एंड दिस टॉप मोस्ट और क्लाइमैक्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज रिगार्ड एज सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ह्यूमन के पास ये एक लेवल तक, ऐसा नहीं कि हाँ बिल्कुल चेंज कर सकता है, लेकिन एक लेवल तक वो अपने सराउंडिंग को चेंज कर सकता है। और इसी जो क्लाइमेक्स लेवल की जो कॉन्शियसनेस, इससे ज़्यादा और कहीं कॉन्शियसनेस देखने को नहीं मिलता। इसी ये जो ह्यूमन बीइंग्स में अपने प्रेडिक्शन का, पॉसिबल चेंजेस का, अपने आप को तैयार करने का और अपने सिचुएशन को चेंज करने का जो एबिलिटी है, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड विच कैन नॉट बी सीन एल्सवेयर। और ये कहीं नहीं देखने को मिलता है, और ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की प्रॉपर्टी है सेल्फ कॉन्शियसनेस। और इसी की वजह से हम तमाम प्रॉपर्टीज़ हम आप में देखने को मिलती है। जैसे हम क्या होते हैं, हम आप में इमोशंस होते हैं, ठीक है, हम एंगर भी फील करते हैं, ठीक है, हम में बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, हम बहुत नीडिंग होते हैं, पजलिंग होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी इन्हीं सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से हम आप में प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। अब कुछ यहाँ पे आपको नोट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कोई एक पेशेंट है, ठीक है, जिनका क्या है, ब्रेन डेड कोमा पेशेंट, जिसका जो कि कोमा में चला गया है, और उसका हम क्या कर रहे हैं, कोई मशीन की हेल्प से उसके हार्ट या लंग को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो तब भी कॉन्शियसनेस की कंडीशन में है, बट वो क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसके जो और बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, वो एक कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हम कोई कोमा पेशेंट है तो वो उसमें वो कॉन्शियस है, बट वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, तो मीन्स all the living phenomena are due to underlying interaction between different component of an individual or ऑर्गन और टिश्यू और सेल। ये जो भी फिनोमेना हम आप देख रहे हैं, ये किसकी इंटरेक्शन से हो रहा है, डिफरेंट टाइप जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, इनके इंटरेक्शन की वजह से ये सारे एक्शन हो रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमारी लाइफ की वो एग्जिबिट हो रही हैं। ठीक है, तो अब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी उसके बेसिस पर हम क्या है, लाइफ को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम है, और जो कैपेबल होता है कैसा, रिस्पॉन्ड करने के लिए अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। सभी ऑर्गेनिज्म की क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन्स वो अपना क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, और रिप्रोडक्शन में बहुत उनके जो प्रोजेनीज आते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं, उनमें कुछ चेंजेस भी आते हैं, तो वो इवॉल्व करेगा। ठीक है, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग एंड इंटरैक्टिव सिस्टम मीन्स वो कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी शो करेगा, और वो अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। और इसके अलावा दो प्रॉपर्टीज़ और हैं जो हमारे लाइफ की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एडॉप्टेशन एंड होम्योस्टैसिस। ये भी दो कैरेक्टर हैं लाइफ के। एडॉप्टेशन मीन्स जो आपके सराउंडिंग चेंजेस हैं उसमें वो ऑर्गेनिज्म क्या करे, अपने आप को सर्वाइव कराने की कोशिश करे, दैट इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। एंड होम्योस्टैसिस, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग बॉडी है, वो अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने की जो कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। तो ये प्रॉपर्टीज हैं लाइफ की, और ये यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है,
अब नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और आप लोग अगर किसी को इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी ही आएगा। थैंक यू।